नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बानसूर, अलवर। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक विचारक में मनु का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम मनु के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत व राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम मनु के अनुसार राज्य के कार्य अथवा कार्यक्षेत्र, साथ ही यह देखेंगे कि क्या मनु का राजा या राज्य निरंकुश है। चलिए राज्य के कार्य का अध्ययन करते हैं। मनु के अनुसार राज्य के कार्य देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और शुक्र के शुक्र नीतिसार में जितने विस्तार से राज्य के कार्यक्षेत्र, गतिविधियों और दायित्वों की विवेचना की गई है, उतने विस्तार से मनु स्मृति में राज्य के कार्यों की चर्चा नहीं की गई। लेकिन फिर भी मनु स्मृति में राज्य के कार्यक्षेत्र का समुचित वर्णन किया गया है। मनु स्मृति में राज्य के कार्य के अंतर्गत राज्य प्रजारक्षण का, प्रजारंजन या प्रजापालन, जिसे हम लोक कल्याण भी कह सकते हैं, और सामाजिक दायित्वों का, साथ ही न्यायिक व्यवस्था के संचालन का इत्यादि दायित्वों का निर्वहन करेगा। चलिए एक एक करके विस्तार से देख लेते हैं। पहला है प्रजारक्षण। प्रजारक्षण हमने दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत में देखा था कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व सर्वत्र अराजकता की स्थिति थी। मत्स्य न्याय विद्यमान था। मत्स्य न्याय अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती थी। चारों ओर निरंतर भय का, मारकाट का वातावरण था। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने या ईश्वर ने राज्य की रचना की। इस प्रकार राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है वो है प्रजा रक्षण, यानी प्रजा की रक्षा करना। राज्य की उत्पत्ति ही इसी उद्देश्य से हुई है कि वो प्रजा की रक्षा कर सके। प्रजा की रक्षा के अंतर्गत राज्य प्रजा की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करेगा, साथ ही आंतरिक कानून व्यवस्था व न्याय बनाए रखने का कार्य भी उसका महत्वपूर्ण दायित्व है। बाह्य आक्रमणों से रक्षा का मतलब मनु ने कहा है कि राज्य को अंत तक कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध से बचा जा सके, क्योंकि युद्ध से प्रजा को बहुत अधिक हानि होती है, किंतु यदि युद्ध की स्थिति अनिवार्य हो जाए तो ही उसे युद्ध को अपनाना चाहिए, और इस युद्ध को भी उसे ऐसी रीति नीति से अपनाना चाहिए जिससे प्रजा को न्यूनतम हानि होने की संभावना रहे। दूसरा है इसका आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित करना। मनु ने कहा है कि राजा का महत्वपूर्ण दायित्व है कि राज्य के अंतर्गत अपराध प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं उनसे प्रजा की रक्षा की जा सके। ऐसे लोगों के लिए, यानी आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए उचित दंड शक्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों के प्रति उचित व्यवहार करें, इसके लिए आवश्यक है कि राजा को आवश्यकता अनुसार दंड का प्रयोग के लिए सदैव क्या रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व है प्रजा का पालन या लोक कल्याण, जिसे प्रजारंजन भी कहा जा सकता है। प्रजा रक्षा के पश्चात राज्य का दूसरा जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है वो प्रजा का पालन करना। मनु के अनुसार राजा को निरंतर और धैर्यपूर्वक प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा प्रजा के प्रति अपने इस दायित्व का पालन करेगा तभी वह प्रजा से अपने प्रति आज्ञाकारिता प्राप्त करने का न्यायपूर्ण अधिकारी होगा। यानी यदि आप प्रजा का पालन करोगे तभी प्रजा आपके प्रति आज्ञाकारी होगी, तभी आपको एक न्यायपूर्ण अधिकारी माना जाएगा। राजा का दायित्व है कि वह प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सहायक हो।
राजा को समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तथा इस बात की व्यवस्था करना चाहिए कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की वस्तुएं प्रजाजन तक निरंतर पहुंचती रहें। राजा को समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार सहायता देनी और दान देने का कर्तव्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को राज के अनुदान देना चाहिए। बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों, ताकि ब्राह्मण वर्ग अपने जीवन में बौद्धिक व आध्यात्मिक शक्तियों का निरंतर विकास कर सके। साथ ही राजा को समाज के असहाय व्यक्तियों, विशेषतः असहाय स्त्रियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। उनकी रक्षा के लिए भी विशेष प्रयास करने चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है वह है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वहन। मनु ने कहा है कि राजा प्रजा के प्रति अपने सभी दायित्वों का कुशलतापूर्वक तभी निर्वहन कर सकता है जब इसके लिए मनु सुसंगठित और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को कायम करे। विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों के निर्वाह हेतु राजा के द्वारा योग्य व्यक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी के पद पर नियुक्त करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये अधिकारी व कर्मचारी प्रजा के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें। साथ ही गुप्तचरों के माध्यम से समय समय पर यह जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए कि ये जो अधिकारी और कर्मचारी हैं यही भ्रष्ट आचरण ना करें। चौथी, अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण। मनु प्रजा के जीवन में अर्थ के महत्व को भी स्वीकार करता है। हम सभी जानते हैं कि अर्थ के बिना हमारे जीवन का सही से संचालन होना संभव नहीं है। प्रजा की भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए राजा को प्रयत्न करते रहना चाहिए। राजा के द्वारा कृषि उत्पादन और व्यापार के संचालन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही प्रजा को उनकी संपत्ति और समृद्धि की रक्षा के प्रति आश्वस्त करना चाहिए। राजा को व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाने चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में किसी भी प्रकार के आर्थिक अपराध अर्थात मिलावट, कम तोलना या अधिक मूल्य लेना, ये सब ना फैलें, प्रजा से इनकी रक्षा हो। अगला जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है वह है सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह भी राज्य का परम कर्तव्य माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार समस्त समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह समाज के प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे, यानी प्रत्येक वर्ण जो है वो अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन कर सके। साथ ही मनु ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था की है। तो राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी व्यक्ति आश्रम व्यवस्था का निर्वाह करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। अगला जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है वह है न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति में न्याय को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पहले राज्यविहीन अवस्था में मत्स्य न्याय की स्थिति थी, अतः उसके स्थान पर नीति एवं धर्म पर आधारित न्याय को प्रतिष्ठित करना ही राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। राज्य के द्वारा नागरिकों के पारस्परिक विवादों का इस प्रकार से निर्णय किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना और न्याय के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए तथा सभी व्यक्तियों को कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करना चाहिए। राज्य के द्वारा रिश्वतखोरों, जुआरियों, धोखेबाजों तथा दुष्टों को दंडित किया जाना चाहिए और गलत ढंग से चिकित्सा करने वालों पर भी भारी जुर्माने किए जाने चाहिए। अगला है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। मनु ने
परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को भी राज्य का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना है। बाहरी आक्रमण से रक्षा राज्य का एक अनिवार्य दायित्व है। परराष्ट्र संबंधों के संचालन में शासक को ऐसी युक्ति और विवेक के आधार पर कार्य करना चाहिए कि अनावश्यक युद्ध की उलझन में वह ना पड़े, क्योंकि युद्ध से जनता को बहुत अधिक हानि होती है। किंतु यदि अनिवार्य हो जाए तो ऐसी स्थिति में उचित रीति व नीति के आधार पर युद्ध का पालन करना चाहिए। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए मंडल सिद्धांत, 60 गुण नीति व 4 उपायों की व्यवस्था की है। अगला है कि क्या मनु का राजा या राज्य निरंकुश है। देखिए, यदि हम पाश्चात्य राजनीति विज्ञान में देखें तो वहाँ जो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं उनके आधार पर जो राजा निर्मित हुए हैं वो निरंकुश शासक हुए हैं। लुई 14वें को आप देख सकते हैं, वो कहता था मैं ही राज्य हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है। किंतु मनु ने दैवीय उत्पत्ति के आधार पर जिस राजा की स्थापना की है, जिस राजा की उत्पत्ति की है, वह निरंकुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी सत्ता के ऊपर मनु ने बहुत सारे नियंत्रण स्थापित किए हैं, जैसे धर्म का नियंत्रण, संस्थागत नियंत्रण। उसकी बहुत ही कठोर दिनचर्या मनु ने निर्धारित की है। उसके लिए दंड का विधान किया है कि यदि वह उल्लंघन करता है किन्हीं चीज़ों का तो उसके ऊपर कठोर दंड की व्यवस्था होगी। इस आधार पर मनु का जो राजा है वो निरंकुश नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले हम देख लेते हैं धर्म का नियंत्रण। मनु ने राजा को धर्म के अधीन रखा है और इस बात पर बल दिया है कि राजा सदैव ही प्रजा का पालन तथा उसकी रक्षा करे, और जब वो प्रजा का पालन और उसकी रक्षा धर्म के अधीन रहते हुए करेगा तो उसमें देवत्व के अंश विकसित होंगे। किंतु यदि वह राजधर्म की अवहेलना करता है तो शासक देवत्व से गिर सकता है और प्रजा उसकी बातों को मानने से इनकार कर सकती है। दूसरा जो उस पर नियंत्रण लगाया है वो है संस्थागत नियंत्रण। राजा की शक्ति पर संस्थागत नियंत्रण लगाया है मनु ने। महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में कहा गया है कि राजा को महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में निर्णय लेते समय मंत्रियों व अन्य शासकीय अभिकरणों से मंत्रणा करनी चाहिए, और साथ ही उसने यह भी कहा है कि उसे दूसरे राज्यों में दूत भेजने चाहिए और दूतों के कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए और उनसे उचित मंत्रणा के आधार पर ही अपने निर्णय लेने चाहिए। साथ ही मनुस्मृति में राजा की जो कराधान की शक्ति है उसके ऊपर भी उचित नियंत्रण लगाए गए हैं कि राजा अनावश्यक रूप से कर लगाने एवं एकत्रित करने को राजा के विनाश का कारण माना गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण नियंत्रण है वह है राजा के लिए दंड का विधान। मनुस्मृति में राजा के लिए भी दंड की व्यवस्था की गई है। राजा एक विशिष्ट दैव्यांश होकर भी साधारण प्रजा की भांति दंड भोगता है। जिस अपराध के लिए साधारण व्यक्ति को केवल 1 पण का दंड दिया जाता, उसी अपराध के लिए राजा को अधिक ज्ञानी होने के कारण 100 पण का दंड मिलता है, यानी राजा को उससे 100 गुना अधिक दंड मिलेगा। अगला जो नियंत्रण है वो राजा के व्यक्तिगत गुण, प्रशिक्षण और उसकी दिनचर्या के हैं। मनुस्मृति में राजा के लिए एक बहुत ही कठोर प्रशिक्षण और दिनचर्या की व्यवस्था की गई है, जिसके आधार पर शासक को मर्यादित करने का प्रयास किया गया है। शासक जो है वो विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायी, विनीत, लोकप्रिय शासक होना चाहिए। साथ ही उसमें काम, वासना और क्रोध के सभी रूपों और व्यसनों से पूर्ण मुक्त होना चाहिए। उसके लिए कठोर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। मतलब बहुत ही कठोर दिनचर्या, भोग विलास, इन सब चीज़ों से राजा क्या रहेगा, दूर रहेगा। इस कठोर दिनचर्या के आधार पर राजा जो है वो कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता। इसलिए अंततः हम कह सकते हैं कि मनु का जो राजा है वो निरंकुश शासक या निरंकुश राजा नहीं है। यद्यपि मनु के राजा को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, प्रजा पालन की, प्रजा रक्षण की, न्याय की, दंड की, लेकिन फिर भी उस पर मनु ने उचित नियंत्रण स्थापित किए हैं, जिसके आधार पर वह निरंकुश नहीं हो सकता। धन्यवाद।